What is governance? Process of decision making. और हो गया, गवर्नेंस कर लिया सबने? नहीं किया है? हो गया है। कुछ लोगों हो गया है, कुछ लोगों नहीं हुआ है। क्या? चलो ठीक है। तो गवर्नेंस होता क्या है? व्हाट इज गवर्नेंस? ठीक है, कहां से आया है ये टर्म? इवॉल्व कैसे हुआ है? कैसे इवोल्यूशन हुआ है? गवर्नमेंट और गवर्नेंस में अंतर क्या है? ये कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं। मतलब कोई भी टॉपिक शुरू करो तो उसके जो बेसिक नुआंसेस हैं वो समझो पहले, ठीक है? उसके बाद क्या है, उस पर बिल्ड अपॉन करो। जो बेसिक खराब रहेगा तो आगे के जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हमको ठीक तरीके से समझ में नहीं आएंगे, ठीक है? तो हमने मतलब मेजरली क्या पढ़ लिया है? पॉलिटी पढ़ लिया है। पॉलिटी गवर्नेंस दोनों हाइफनेट करके टर्म यूज किया जाता है ना, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी जो है उसमें बात होती है किस चीज की? स्टेट की बात होती है। स्टेट मतलब ये राज वाला स्टेट नहीं, पॉलिटिकल साइंस वाला स्टेट। स्टेट में क्या चीजें आ जाती हैं? लेजिस्लेचर आ जाता है, एग्जीक्यूटिव आ जाता है, जुडिशरी आ जाता है, ठीक है? पॉलिटी में ये सब पढ़ा है ना, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है? आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स तक आ जाते हैं। तो ये क्या है? ये गवर्नमेंट का ऑपरेटर्स है। दिस इज गवर्नमेंट। गवर्नेंस जो है वो पॉलिटी का अप्लाइड पार्ट है। कि पॉलिटी में जो चीजें हमने पढ़ी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑपरेटर, जुडिशरी, मतलब स्टेट के जो अलग अलग अंग हैं, ठीक है? ये सारी चीजें हमने कहां पढ़ी थी? पॉलिटी में। या लक्ष्मीकांत में जो चीजें पढ़ते हैं वो पॉलिटी का एस्पेक्ट है। जो अप्लाइड एस्पेक्ट है पॉलिटी का, जो अप्लाइड पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं? गवर्नेंस। कि ये लोग करते क्या है? अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में प्रधानमंत्री क्या करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर्स क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, लेखपाल, दरोगा, ये जो भी कृत्य करते हैं, सरकारी कृत्य करते हैं, वो सब किसका realm हो जाता है? गवर्नेंस का realm हो जाता है। तो इनके जो भी एक्शंस हैं, जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं सरकार के, गवर्नमेंट के जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, वो जो भी काम करते हैं, जो अप्लाइड पार्ट है, जो अप्लाइड पार्ट है उसको हम गवर्नेंस कहते हैं। गवर्नेंस किया क्यों जाता है? क्या ऑब्जेक्टिव है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपना रोल क्यों निभा रहा है? चीफ मिनिस्टर अपना रोल क्यों निभा रहे हैं? क्या रीजन हो सकता है? सिटीजन्स का वेलफेयर, ठीक है? सिटीजन्स का वेलफेयर, सोशल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट को बढ़ाना। जो सिटीजन्स के ग्रीवांसेस हैं, ठीक है, जो शिकायत है सिटीजन्स की, उसका निवारण, मतलब ग्रीवांस रिड्रेसल। तो ये जो अप्लाइड पार्ट है स्टेट का, अप्लाइड पार्ट है स्टेट का, इसी को हम गवर्नेंस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? गवर्नेंस कहते हैं, ठीक है? तो स्कोप ऑफ द क्लास, व्हाट इज द स्कोप ऑफ द क्लास? कुछ चीजें हम जानेंगे। सबसे पहले गवर्नेंस एकदम डेफिनेशन वाइज देखेंगे कि गवर्नेंस होता क्या है, उस गवर्नेंस को हम डिकोड करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम जानेंगे कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे पर्यायवाची की तरह यूज कर लेते हैं, सिनोनिमसली यूज कर लेते हैं गवर्नमेंट, गवर्नेंस, लेकिन अंतर है। अंतर पता चल गया? गवर्नमेंट क्या है? पॉलिटी है। गवर्नेंस क्या है? एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क है मतलब इट्स मोर देन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर फाइल है तो गवर्नेंस लाइफ है। If government is a file, governance is life. Governance is applied aspect of government. दूसरी चीज क्या है? गवर्नेंस जो है खुद में एक वैल्यू न्यूट्रल टर्म है। वैल्यू न्यूट्रल टर्म मतलब उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी खुद की कोई मोरालिटी या एथिक्स नहीं है, इसीलिए वो वैल्यू न्यूट्रल है। जैसे कहते हैं ना, वो लड़का जा रहा है तो पता नहीं चल रहा लड़का कैसा है, लेकिन अच्छा लड़का जा रहा है, तो क्या है? लड़का जो है दैट इज वैल्यू न्यूट्रल। गवर्नेंस भी क्या है? एक वैल्यू न्यूट्रल टर्म है। गवर्नेंस जो है वो तालिबानी अफगानिस्तान में भी कर रहे हैं और नॉर्वे की गवर्नमेंट नॉर्वे में भी कर रही है, तो दोनों को गवर्नेंस कहेंगे। या किम जोंग उन है, वो क्या कर रहे हैं? नॉर्थ कोरिया में गवर्नेंस कर रहे हैं, लेकिन मूलभूत अंतर है ना, नॉर्वे और नॉर्थ कोरिया या नॉर्वे और अफगानिस्तान के गवर्नेंस में। जो नॉर्वे में हमको गवर्नेंस दिख रही है वो क्या दिख रही है? गुड गवर्नेंस दिख रही है। और जो हमको नॉर्थ कोरिया में गवर्नेंस दिख रही है वो क्या दिख रही है? माल गवर्नेंस दिख रही है, माल गवर्नेंस। तो गवर्नेंस इन इटसेल्फ इज अ वैल्यू न्यूट्रल टर्म।
इसका खुद का कोई एथिक्स या खुद की कोई मोरालिटी नहीं है, कोई मॉरल वैल्यू गवर्नेंस के साथ अटैच नहीं होती है। तो गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस में क्या अंतर हो जाएगा? कुछ वैल्यू आप ऐड करेंगे गवर्नेंस में तो आपको क्या मिल जाएगा? गुड गवर्नेंस। और गवर्नेंस में से कुछ वैल्यूज आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मैल गवर्नेंस। ठीक है, अच्छी चीजें ऐड होंगी तो गवर्नेंस गुड गवर्नेंस हो जाएगा। जैसे पार्टिसिपेटरी होना, सरकार का पार्टिसिपेटरी होना, सरकार का ट्रांसपेरेंट होना, पारदर्शिता होना, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी अगर है तो क्या है? सरकार जो है वो ज्यादा सेंसिटिव है पब्लिक डिमांड के। तो ये सारी चीजें गवर्नेंस को क्या बना रही हैं? गुड गवर्नेंस बना रही हैं। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है? जब नेगेटिव वैल्यूज अटैच हो जा रही हैं, नेगेटिव वैल्यूज मतलब अपैथी, नेगेटिव वैल्यूज मतलब अपैथी, या ट्रांसपेरेंसी की जगह, ट्रांसपेरेंसी का उल्टा क्या होता है? जैसे एक फ्रेज है, सुना है ना कि, नहीं, एक टर्म है वो सुना है कि नहीं? टर्म नहीं, सॉरी, फ्रेज, कि करप्शन करप्शन थ्राइव्स इन क्लोज स्पेसेस या डार्क प्लेसेस एंड अवॉइड्स ओपन स्पेस। ठीक है, तो ये सारे आप फ्रेजेस हैं, अपने आंसर्स में यूज किया कीजिए। तो आइडिया क्या है? स्कोप है, गवर्नेंस क्या होता है हम ये जानेंगे, व्हाट इज गवर्नेंस। उसके बाद दूसरा एस्पेक्ट है गवर्नेंस और गवर्नमेंट में क्या अंतर है। गवर्नेंस एज अ कॉन्सेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ है, कहां से शुरू हुआ और कैसे प्रोलिफरेट करता गया है, कैसे नए नए रेल्म्स में ये फैलता गया है। फिर कैसे गवर्नेंस का जो पैराडाइम है, ठीक है, प्रणाली है, कैसे धीरे धीरे इवॉल्व की है, ये जानेंगे। और आखिरी में हम जानेंगे व्हाट इज द आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस, कैसे धीरे धीरे इंडिया गुड गवर्नेंस की ओर मूव कर रहा है विद टाइम, विद टेक्नोलॉजी, विद सिटीजंस प्रोएक्टिवनेस। ठीक है, तो दिस वुड बी द स्कोप ऑफ द क्लास। शासन क्या है, शासन सरकार में क्या अंतर है, तीसरा कैसे ये विकसित हुआ है, शासन का कॉन्सेप्ट विकसित हुआ है, और शासन की बदलती प्रकृति, कैसे जो नेचर है गवर्नेंस का वो इवॉल्व हो रहा है। आखिरी में सुशासन क्या होता है और इसके क्या क्या वैल्यू सिस्टम है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो गवर्नेंस माल गवर्नेंस में पता चल गया अंतर क्या है। ठीक है, गुड गवर्नेंस माल गवर्नेंस में क्या अंतर होता है ये भी पता चल गया। गंगा जल देखी है किसी ने? गंगा जल, ये देखो। तो ये एग्जाम, दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन माल गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। माल गवर्नेंस क्या है? दरोगा मंगीराम, अगर किसी ने देख रखी है, क्या प्रॉब्लम है इन जेंटलमैन का, सुना है ये डायलॉग। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट अपैथी दर्शा रहा है। और दूसरे कौन है? एसपी तेजपुर, अमित कुमार, अजय देवगन ने वो रोल प्ले किया। ये क्या है? ये पर्याय है गुड गवर्नेंस का। ठीक है, तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन माल गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। तो पॉलिटी आपको समझ में आया कि पॉलिटी में जो चीजें हमने पढ़ी थी, स्टेट क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, ये सारी चीजें गवर्नमेंट का हिस्सा है। और दूसरा क्या, जो अप्लाइड पार्ट है, अप्लाइड पार्ट है मतलब सिटीजन्स के बेहतरी के लिए, वेलफेयर के लिए जो कृत्य किए जा रहे हैं, जो आधिकारिक कृत्य किए जा रहे हैं स्टेट फंक्शनरीज द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं? गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है, एक चीज हमने पढ़ी थी प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में हमने कई वैल्यूज देखी जो एंश्टाइन्ड हैं, किसके द्वारा? जो संविधान निर्माता उनके द्वारा, कि मतलब इंडिया को ये सारी चीजें सिक्योर करनी है, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। ठीक है, तो इसी के लिए तो पूरा आपका स्टेट का स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसी के लिए आपका फेडरलिज्म आया, इसी के लिए प्राइम मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, फिर आपके चीफ मिनिस्टर्स हैं, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट में है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, लेखपाल हैं, दरोगा हैं, इन्हीं सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। एक टर्म हमने सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सुना है कि नहीं? संविधानवाद। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? लिमिटेड गवर्नमेंट उसका एक एस्पेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ठीक है, इसको कैसे क्रियान्वित किया जाए, इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। तो जो एग्जीक्यूशन वाला फेज है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, उसी को हम गवर्नेंस कहते हैं। तो गवर्नेंस के कई डेफिनेशंस हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को कैसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, दिस इज ऑल्सो गवर्नेंस। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्यों जरूरी है?
संविधान किसी के पास भी हो सकता है, किसी भी देश के पास, लेकिन सही में उसका एग्जीक्यूशन उस देश में हो रहा है कि नहीं, ये डिटरमाइन करेगा कि वहां के सिटीजन्स का कितना वेलफेयर हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो अप्लाइड पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू गवर्नेंस। अगर वो हो रहा है तो गुड गवर्नेंस है, नहीं हो रहा है तो वो क्या है, मैल गवर्नेंस है। ठीक है, सो अप्लाइड पार्ट ऑफ पॉलिटी इज व्हाट, गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नेंस को अगर डिफाइन करना हो तो दो डेफिनेशन है हमारे पास, एक यूएनडीपी की है और दूसरी क्या है, वर्ल्ड बैंक की है। कॉन्सेप्ट समझ लो, अपने आप डेफिनेशन समझ लोगे। तो यूएनडीपी 1997 में क्या डिफाइन करता है, गवर्नेंस होती क्या है? तो गवर्नेंस होता क्या है, एक्सरसाइज ऑफ पावर या अथॉरिटी। कौन सी अथॉरिटी? तीन टाइप की अथॉरिटी है, एक हो गया इकोनॉमिक अथॉरिटी, दूसरा पॉलिटिकल अथॉरिटी, तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। क्या करने के लिए? टू मैनेज अफेयर्स of the country at all levels। ये यूएनडीपी की डेफिनेशन है। अब आपको करना क्या है, जीएस पेपर 2 में जितने भी ये कीवर्ड्स आ रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन चार्टर, ठीक है, इसका दो दो लाइन का क्रिस्प डेफिनेशन रख लेना, ये एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट क्या, उसके बाद डेफिनेशन को और अच्छे से तुम इंटरनलाइज कर पाओगे। ठीक है, तो यूएनडीपी ने क्या किया, यूएनडीपी में सन 97 में डिफाइन कर दिया कि गवर्नेंस होता क्या है, कि इट्स एक्सरसाइज ऑफ पावर और अथॉरिटी। कैसी पावर अथॉरिटी? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, टू मैनेज अ कंट्रीज अफेयर्स एट ऑल लेवल्स। ऑल लेवल्स का मतलब क्या हो गया, गवर्नेंस के कई आयाम है ना, गवर्नेंस मिलिट्री में भी आपको गवर्नेंस चाहिए, सोशल वेलफेयर स्कीम्स रन करनी है उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, गवर्नेंस चाहिए। ठीक है, आपको फेडरल स्ट्रक्चर को सुदृढ़ रखना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए, गवर्नेंस चाहिए। तो मैनेजिंग कंट्रीज अफेयर्स एट ऑल लेवल्स, इसके लिए जो पावर या अथॉरिटी एक्सरसाइज की जाती है, किस टाइप की अथॉरिटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव, इसी को हम क्या कहते हैं, गवर्नेंस कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या है, अगर ये टफ लग रही है तो दूसरी डेफिनेशन आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन। क्या है वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन? मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, एक वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है। ठीक है, हालांकि यूएनडीपी वाली डेफिनेशन ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। अब गवर्नेंस कैसे इवॉल्व हुआ है एज अ कॉन्सेप्ट, गवर्नेंस कैसे इवॉल्व हुआ? गवर्नेंस बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, गवर्नेंस जो है बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन आज के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, गवर्नेंस का जो ट्रैक्शन है वो और तेजी से गेन हुआ है। क्या रीजन है इसका, कहां से आया ये टर्म, कोई बताएगा? अफ्रीका में हमको क्या देखने को मिल रहा था, अफ्रीका क्या है, एक कम डेवलप्ड रीजन है, एक कम डेवलप्ड रीजन है। वहां पे मतलब कई कंट्रीज हैं जो एलडीसीज की कैटेगरी में आती हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर है वो बहुत खराब है, आईएमआर हो गया, एमएमआर हो गया, अंडर 5 मोर्टालिटी रेट है, ठीक है, लिटरेसी रेट है, सेक्स रेशियो है, ठीक है, अलग अलग सोशल इंडिकेटर्स में ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। ठीक है, सो वाज अ केस इन 70s 80s। तो जो ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक हो गए या उसके जो आनुषंगिक संगठन है, वो क्या कर रहे थे, एचडीआई को इंप्रूव कर, अफ्रीका में एचडीआई को इंप्रूव करने के लिए खूब सारा फंड्स जो है वो डिवॉल्व कर रहे थे, खूब सारा फंड्स जो है वो डिवॉल्व कर रहे थे। नहीं है बात समझ में, मतलब काफी फंड्स जो है वो आपका वर्ल्ड बैंक द्वारा और जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो दिया जा रहा था अफ्रीकन कंट्रीज को कि भाई वहां पे एचडीआई जो है वो इंप्रूव कर जाए। आईएमआर जो इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, एमएमआर जो इतना बढ़ा हुआ है,
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, उसको कम किया जा सके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं वो इंप्रूव किए जा सके। लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज में हमको क्या देखने को मिलता था, या तो ऑटोक्रेसीज थी, कई कंट्रीज ऐसी थी जहां पे हमको ऑटोक्रेसीज दिखाई दे, मतलब डेमोक्रेसी नहीं थी, या डेमोक्रेसीज थी वो उतनी इफेक्टिव नहीं थी, करप्शन बहुत ज्यादा था, क्रोनिज्म बहुत ज्यादा था, नेपोटिज्म बहुत ज्यादा था। तो जो भी पैसा बाहर विदेशों से जो भी पैसा आता था, ठीक है, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन से जो भी पैसा आता था उसका मिसयूज हो जाता था। वो वहां के जो ऑटोक्रेट्स थे, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स थे, पॉलिटिशियंस थे, वो अपने स्विस बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। वर्ल्ड बैंक क्यों पैसा भेज रही है? एचडीआई इंप्रूव करने के लिए, आईएमआर इंप्रूव करने के लिए, एमएमआर का जो इंडिकेटर है वो इंप्रूव करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है, वो जो पैसा है वो करप्शन में फनल हो जा रहा था। तो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस ने सोचा, वर्ल्ड बैंक ने ये सोचा कि भाई कब तक हम ये अंधे कुएं में पैसा डालते रहेंगे, ठीक है। तो वो क्या किए, प्रिस्क्रिप्शन लाए, प्रिस्क्रिप्शन फॉर रिफॉर्म्स, प्रिस्क्रिप्शन फॉर रिफॉर्म्स। वही बेसिस हो गया मॉडर्न डे गवर्नेंस का, वही बेसिस हो गया किसका, मॉडर्न डे गवर्नेंस का। जैसे इंडिया में क्या हुआ था, आईएमएफ ने एक प्रिस्क्रिप्शन दिया था ना 1991, ठीक है, वही एलपीजी रिफॉर्म्स हो गया। वैसे ही वहां पे जो करप्ट रजीम पैसा खा जा रही थी और जो फंड्स का मिसयूज हो रहा था उसको रोकने के लिए वर्ल्ड बैंक क्या करती है, वर्ल्ड बैंक गवर्नेंस का लिटरेचर लेके आती है कि अब अफ्रीकन रजीम्स को ये सारी चीजें पूरी करनी पड़ेंगी, अगर ये पूरी होंगी तभी आगे का फंड मिलेगा, तभी आगे का फंड मिलेगा। इसमें रिफॉर्म्स की बात की गई कि आप अपने जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो इंप्रूव करिए, जो गवर्नमेंट में इनएफिशिएंसी है, करप्शन है, क्रोनिज्म है जो बढ़ता जा रहा है, उसको कम करिए कि जो फंड्स हम दे रहे हैं उसका मिसयूज ना हो, उसका एफिशिएंट और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो जब ये लिटरेचर आया है वहां से गवर्नेंस जो टर्म है लेट 80s अर्ली 90s में ये ट्रैक्शन गेन करना शुरू किया ग्लोबली। तो गवर्नेंस एज अ टर्म अभी मॉडर्न पार्लेंस में कैसे इवॉल्व किया है, अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में। कौन अप्लाई किया है इसको, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक इसको अप्लाई किया है। ग्रेजुअली क्या देखा जाता है, ग्रेजुअली ये देखा जाता है कि गवर्नेंस जो है एज अ कॉन्सेप्ट ट्रैक्शन गेन करने लगता है। अफ्रीका एक एलडीसी कंट्रीज है, एलडीसीज वाला कॉन्टिनेंट है, ठीक है, लेकिन ये देखा जाता है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, बाद में देखा गया धीरे धीरे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया हो गई, चाइना हो गई, ब्राजील हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, यहां पर भी क्या है, यहां पे भी गवर्नेंस डेफिसिट था, यहां पे भी जो गवर्नमेंट है वो बहुत एफिशिएंट नहीं थी। तो ये गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका एलडीसी से उठ के कहां जाता है, डेवलपिंग में भी, मतलब अब ये ग्लोबल होना शुरू हो गया है। ग्रेजुअली हमने क्या देखा कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे भी चीजें तो ठीक है, एचडीआई इंप्रूव्ड है, लेकिन वहां पे भी करप्शन है, क्रोनिज्म है, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट और ब्यूरोक्रेट्स का नेक्सस बना हुआ है, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट आपका एलडीसी से डेवलपिंग में आया था वही आपका डेवलप्ड। अब गवर्नेंस एज अ कॉन्सेप्ट क्या हो गया, पूरी तरीके से ग्लोबल हो गया। तो दिस इज अ बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गवर्नेंस। शुरू कहां से होता है, अफ्रीका से, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से, लेकिन बाद में देखा जाता है कि दिक्कतें जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज, जो विकासशील देश है वहां पे भी, और जो पूरे विकसित राष्ट्र हैं वहां पर भी दिक्कतें हैं। तो गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ट्रंकेटेड था एक मतलब एट पॉइंट ऑफ टाइम, वो क्या हो जा रहा है, वो धीरे धीरे एक ग्लोबल फिनोमेना, ग्लोबल कॉन्सेप्ट हो जा रहा है। गवर्नेंस जो है वो जब शुरू हो रहा है तो कहां से शुरू हो रहा है, गवर्नमेंट से शुरू हो रहा है, अलग अलग देशों की गवर्नमेंट, लेकिन बाद में गवर्नेंस के जो आयाम हैं वो और बढ़ते गए। ग्रेजुअली हमको देखने को मिला गया कि दिक्कतें सिर्फ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स में नहीं है, कॉर्पोरेट्स में भी हैं, ठीक है। जो नई साइबर रेल्म आ रही है उसमें भी है, इकोलॉजी में भी है, एनजीओज में भी है, सिविल सोसाइटीज में भी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में भी है। तो धीरे धीरे, मतलब पहले तो ये आपका एक लोकलाइज्ड अफेयर से ग्लोबल होता है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉन्टेक्स्ट में, और बाद में ये क्या करता है, अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं सोसाइटी के उनको टच करने लगता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे भी बात होने लगती है। नहीं आई बात समझ में? आइडिया ये है कि गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है जो अफ्रीका से शुरू हो रहा है और गवर्नमेंट सेंट्रिक कॉन्सेप्ट है वो आपका प्रोलिफरेट हो रहा है, वो ग्लोबल हो जा रहा है। पहले ये सिर्फ सरकार के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता था, बाद में ये
आपका कॉर्पोरेट्स के भी कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाने लगता है, साइबर रेल्म के भी कॉन्सेप्ट में यूज किया जाने लगता है, फिर सिविल सोसाइटी एनजीओ हैं उनके भी कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाने लगा है। तो दिस वाज अ प्रोलिफरेशन ऑफ गवर्नेंस एंड द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस है क्या बेसिकली? गवर्नेंस इज अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, गवर्नेंस इज अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, किसको इन्वॉल्व करता है? इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट प्लस सिविल सोसाइटी, तीसरा मार्केट। तो गवर्नमेंट खाली इसका एक एस्पेक्ट है। एक डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं, फॉर सिंप्लिसिटी आप एक डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि गवर्नेंस है क्या? गवर्नेंस इज अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट, स्टेट एंड द मार्केट। गवर्नमेंट, स्टेट एंड द मार्केट। तो हमको यह समझ में आया कि गवर्नेंस का जो रेल्म है वो सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है, गवर्नमेंट तक नहीं सीमित है, इसमें और भी स्टेक होल्डर्स हैं। तो गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है? मल्टी स्टेक होल्डर है, मल्टी स्टेक होल्डर बेस्ड है। इसमें गवर्नमेंट तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ सिविल सोसाइटी भी है और आपका मार्केट भी है। जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स हमने इंप्लीमेंट किया और एलपीजी रिफॉर्म्स के रिजल्ट्स दिखने लगे, तब हमको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट, जो प्राइवेट फर्म्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ट्रांसनेशनल कंपनीज हैं, इनका भी जो से है गवर्नेंस के पैराडाइम में, गवर्नेंस के प्रोसेस में, वो भी क्या है? वो बढ़ता जा रहा है। तो गवर्नेंस इनिशियली क्या था? एक बहुत पैसिवली ड्रिवन प्रोसेस था, लेकिन ग्रेजुअली ये इवॉल्व हुआ है, ये अपने आप को म्यूटेट कर लिया है मल्टी स्टेक होल्डरशिप में। अब गवर्नेंस के प्रोसेस में हमको क्या देखने को मिलता है? सिर्फ सरकार नहीं है, ये सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है, इसमें प्राइवेट कंपनियां भी आ गई हैं, सिविल सोसाइटी हैं, एनजीओज हैं, आरटीआई आ चुका है, तो हमारा आपका इन्वॉल्वमेंट है वो भी बढ़ गया, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट आ चुका है, एसआईए, सोशल ऑडिट्स आ चुके हैं। ठीक है, सरकार कोई भी पॉलिसी बनाती है, सरकार कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करती है, तो उसको कहां लाती है? पहले सरकारी वेबसाइट पे लाती है, हमारे आपके व्यूज मांगे जाते हैं। तो धीरे धीरे गवर्नेंस की वजह से हमको क्या देखने को मिला है? गुड गवर्नेंस की वजह से क्या देखने को मिला है? गवर्नेंस है वो इवॉल्व होकर मल्टी स्टेक होल्डर मॉडल पे चला गया है। अर्लियर इट वाज फिक्सेटेड विद गवर्नमेंट, बट नाउ व्हाट वी आर गेटिंग टू सी इज देयर इज एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी, देयर इज एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ मार्केट एज वेल। ठीक है, अब गवर्नमेंट तक सीमित नहीं है, मतलब गवर्नेंस एज अ फ्रेमवर्क ज्यादा ब्रॉड है गवर्नमेंट से। बताया मैंने आपको, गवर्नमेंट इज फाइल, देन गवर्नेंस इज लाइफ। तो गवर्नमेंट और गवर्नेंस में अब समझ में आया अंतर क्या है? कि गवर्नमेंट और गवर्नेंस एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक फॉर्मल बॉडी है, गवर्नमेंट एक फॉर्मल बॉडी है। एक फॉर्मल बॉडी है। फॉर्मल बॉडी किसकी? फॉर्मल बॉडी किसकी? भारत सरकार तुम लगा के चल सकते हो, या उत्तर प्रदेश सरकार लगा के चल सकते हो? नहीं चल सकते हो। कौन चल सकता है? नेता हैं, मंत्री हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। नेता नहीं, मंत्री हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये लोग चल सकते हैं ना, हु आर कंस्टिट्यूटिंग द स्टेट। तो इट्स अ फॉर्मल बॉडी ऑफ पीपल हु हैव टू ओबे सर्टेन प्रोटोकॉल्स। ठीक है, बट सो इज नॉट द केस विद गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस प्रोसेस है, ये एक फ्रेमवर्क है जिसका गवर्नमेंट एक पार्ट है, तो इट्स अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रोसेस फ्रेमवर्क ऑफ व्हाट? अभी जो हमने बात की थी, ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, गवर्नमेंट में कौन लोग आ जाएंगे? फॉर्मल बॉडी है तो मैंने आपको बताया ब्यूरोक्रेट्स आ जाएंगे, और लेजिस्लेचर आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव आ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये लोग आ जाएंगे, जुडिशरी भी आ जाएगा इसमें।
गवर्नेंस में कौन लोग आएंगे? ये लोग तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ सिविल सोसाइटी भी आ जाएगी, सिविल सोसाइटी भी आ जाएगी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस भी आ जाएंगे, एनजीओस भी आ जाएंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी आ जाएंगे। मतलब वो सारे लोग आ जाएंगे, वो सारे आयाम आ जाएंगे जो गवर्नेंस से रिलेटेड हैं, जो गवर्नेंस को फर्दर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट तो है ही है, साथ ही साथ सिविल सोसाइटी भी है, मार्केट फोर्सेस भी हैं या मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी हैं, और एनजीओज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। ठीक है, गवर्नमेंट क्या है? एक नैरो कॉन्सेप्ट है। ऊपर से हमको क्या समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट एक नैरो कॉन्सेप्ट है। गवर्नेंस क्या है? एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट या ब्रॉड फ्रेमवर्क है। ठीक है, और डिफरेंस बताओ क्या हो सकता है? गवर्नमेंट मोर और लेस स्टैटिक होती है। 1950 में भी क्या था? प्रधानमंत्री थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था। 2025 में भी क्या है? प्रधानमंत्री है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ब्यूरोक्रेसी वही है, आईएएस वही है, आईपीएस वही है। बट गवर्नेंस जो है वो क्या है? ये एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन गवर्नेंस जो है वो एक इवॉल्विंग और साथ ही साथ अडाप्टिव प्रोसेस है। मतलब ये म्यूटेट कर रहा है, जैसे कोरोना का वायरस म्यूटेट कर रहा था, वैसे ही गवर्नेंस भी है, वो चेंजिंग पैराडाइम के साथ इवॉल्व करता रहता है। 80s का गवर्नेंस आज के गवर्नेंस से बहुत अलग है। अभी यूपीएससी या यूपीपीसीएस का फॉर्म कैसे भरते हैं? वेबसाइट खोला, .gov.in गए, आपने भर दिया। सो वाज नॉट द केस वे बैक इन 1990s। पहले क्या होता था? आपको ऑथराइज सेंटर से फॉर्म लाना पड़ता था, उसमें फोटो लगानी पड़ती थी अपनी, ठीक है, फॉर्म फिल करना पड़ता था, उसके बाद किसी गस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट कराना पड़ता था, फिर उसमें आपको स्टैंप लगाना पड़ता था, फिर आप उसको पोस्ट करते थे। लेकिन अब क्या है? अब आप बस अपना वेबसाइट खोली लैपटॉप पे और फॉर्म भरा, ठीक है, 200 रुपए फीस पे की, ठीक है, कि उसी में स्टैंप ड्यूटी भी आ गई और काम हो गया। तो ये क्या है? गवर्नेंस की पैराडाइम है, चेंज हुई है। रेलवे के टिकट्स पहले काउंटर पे लग के लेने पड़ते थे, काउंटर पे लग के लेने, तत्काल टिकट है तो सवेरे लोग 4 बजे जाते थे। अभी क्या है? आईआरसीटीसी की वेबसाइट आपने खोली और आपने टिकट खरीद लिया, टिकट खरीद लिया। तो ये क्या है? ये गवर्नेंस का इवोल्यूशन है कि कैसे हम गवर्नेंस से डिजिटल गवर्नेंस की ओर मूव कर गए हैं। ठीक है, कैसे पहले क्या होता था, जैसे दोज ऑफ यू हु आर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड वो जानते होंगे कि सरकार जब एमएसपी पे अनाज खरीदती थी तो बीच में बिचौलिए होते थे, वो कुछ हिस्सा रखते थे और बाद में आपको पैसे, सरकार ने 1000 रुपए एमएसपी रखा है मान लो कुंटल के हिसाब से, तो आपको 1000 रुपए मिलने चाहिए, लेकिन वो बिचौलिए क्या कर रहे हैं? वो 200 रुपए रख ले रहे हैं, 800 रुपए आपको दे रहा है। अब क्या हुआ? सरकार जैम ट्रिनिटी ले आई, जनधन आधार मोबाइल को लिंक कर दी, और उससे क्या पॉसिबल हो पाया? डीबीटी पॉसिबल हो पाई। डीबीटी इज व्हाट? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ये जो पैराडाइम है गवर्नेंस की, वो क्या हो रही है? वो ग्रेजुअली इवॉल्व कर रही है। क्यों इवॉल्व कर रही है? क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। आपके पास पहले इंटरनेट नहीं था, आपके पास इंटरनेट है। पहले जो सिटीजन्स थे वो पैसिव रिसिपिएंट हुआ करते थे, वो पैसिव रिसिपिएंट मतलब वो माई बाप कल्चर पे चलने वाले लोग थे। ठीक है, अब क्या हमको देखने को मिलता है? अब वही सिटीजन्स क्या हो चुके हैं? एक्टिव पार्टिसिपेंट हो चुके हैं। पैसिव रेसिपिएंट से एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस, इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। तो इस वजह से टेक्नोलॉजी राइट बेस्ड अप्रोच पे हम जा रहे हैं, सिटीजन्स का प्रोएक्टिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इन सारे या ग्लोबल चेंजेस जो हमको देखने को मिल रहा है, ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर आ जाने की वजह से हमको क्या देखने को मिलता है? गवर्नेंस जो है वो एक इवॉल्विंग और एक अडाप्टिव कॉन्सेप्ट है, इवॉल्विंग और अडाप्टिव कॉन्सेप्ट हो चुका है। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस। तीसरा जो एस्पेक्ट है हमारा वो क्या है? गवर्नेंस एज अ वैल्यू न्यूट्रल कॉन्सेप्ट।
एक सिनॉप्टिक व्यू मैं आपको दे चुका हूं। गवर्नेंस जो है उसकी खुद की कुछ एथिक्स या मोरालिटी नहीं होती है। गवर्नेंस खुद में क्या है, एक वैल्यू न्यूट्रल टर्म है, एक वैल्यू न्यूट्रल टर्म है। इसके पीछे कुछ लगेगा तब पता चलेगा गवर्नेंस कैसा है। माल लगेगा यानी खराब गवर्नेंस है, और गुड लगेगा तो क्या है, गुड गवर्नेंस है। माल गवर्नेंस में क्या है, नेगेटिव वैल्यूज अटैच्ड हो जा रही हैं। गुड गवर्नेंस में क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो इवॉल्व कर जा रही हैं। ठीक है। दूसरी चीज है, इट्स अ कंटेक्स्ट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। इट्स अ कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट का क्या मतलब हो गया कि हर ऑर्गेनाइजेशन, हर मिलियू में आपको गवर्नेंस आज के समय में देखने को मिलेगा। पहले गवर्नेंस था वो बस अफ्रीका के सरकार तक सीमित था, फिर वो प्रोलिफरेट हो रहा है, ग्लोबली एक कॉन्सेप्ट बन जा रहा है, मतलब ग्लोबली इस सरकारों पे लागू होने लग रहा है। फिर देखा जा रहा है कि जो कॉर्पोरेट्स हैं, सिविल सोसाइटी हैं, उनके फंक्शनिंग में भी कुछ खामियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं, तो वहां पे भी आ गया। तो इट्स ऑल्सो कंटेक्स्ट स्पेसिफिक, मतलब आपको सरकार के कॉन्टेक्स्ट में भी गवर्नेंस देखने को मिलता है, ई गवर्नेंस भी आपको देखने को मिलता है। ई गवर्नेंस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ग्रीन गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट अब हम सुनने में आ रहा है। ठीक है। डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस क्या है, यूज ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस, इसको हम डिजिटल गवर्नेंस कहते हैं। एग्जांपल्स क्या हो गए, जनधन, आधार, मोबाइल का लिंकेज, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है। जो आपकी सरकारी प्रणालियां थी वो अब कैसे वेबसाइट्स पे शिफ्ट कर रही हैं, ये सारे आपके लाइव एग्जांपल्स हैं जो आप लिख सकते हैं डिजिटल गवर्नेंस पे। ठीक है। इवन जो टेंडरिंग होती है, तो आप अखबार पलटते होंगे, देखते होंगे ई टेंडरिंग लिखा रहता है, ई टेंडरिंग फॉर सो एंड सो पीएसयू। हाँ, उसमें फिर पूरा टेंडर रहता है। तो पहले क्या था, मैल प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा होती थी, फिजिकल टेंडर जो है वो बांटे जाते थे, गन कल्चर चलता था। लेकिन अब क्या हुआ, जब आपने ई टेंडरिंग कर दी तो चीजें ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गई, आम जनमानस के लिए चीजें ज्यादा सुगम हो गई। ठीक है। तो गवर्नेंस एज अ वैल्यू न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, ये आपको समझ में आ गया, इट्स अ वैल्यू न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, ऑल्सो इट्स कंटेक्स्ट स्पेसिफिक, ऑल्सो इट्स इवोल्यूशनरी एंड अडॉप्टिव। ये समय के साथ इवॉल्व कर रही है, समय के साथ आपका म्यूटेट कर रही है। ठीक है। यहीं से कॉन्सेप्ट आया आपका किसका, गुड गवर्नेंस का। व्हाट इज गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस विच इज गुड इज नोन एज गुड गवर्नेंस। पॉजिटिव वैल्यूज जब गवर्नेंस में ऐड हो जाएंगी तो वो क्या कहलाएगा, वो गुड गवर्नेंस। क्या क्या चीजें हैं, यूएनडीपी, यूएनडीपी जो है 8 कोर प्रिंसिपल्स डिफाइन करता है, 8 कोर प्रिंसिपल्स डिफाइन करता है गुड गवर्नेंस की। 3 4 5 6, इसको कैसे याद करेंगे हम, पियर सी पैट, ऐसे याद करें, पियर सी पैट। गवर्नेंस का बेटर रहेगी जब सरकार बस अपने अपने में काम करे या सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन भी हो, पार्टिसिपेशन भी हो, जब हम आप जो हैं वो भी गवर्नेंस के प्रोसेस में एक्टिवली इन्वॉल्व हो, हम भी अपनी राय जो है वो रख पाए कि सरकार अगर कोई पॉलिसी निकाल रही है तो हम बता पाए कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है, इसमें ये चेंजेस हैं, तो अंत में जो पॉलिसी बनेगी वो बेहतर बनेगी कि नहीं बनेगी। तो सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली चीज हो गई पार्टिसिपेटरी, पहली चीज हो गई पार्टिसिपेटरी। ये यूएनडीपी ने गुड गवर्नेंस के कुछ 8 कोर प्रिंसिपल्स डिफाइन कर रखे हैं। ठीक है। तो गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस होना है तो पहली चीज हो गई इट शुड बी पार्टिसिपेटरी। दूसरा क्या हो गया, वो प्रभावी होनी चाहिए, इफेक्टिव, इट शुड बी इफेक्टिव। कि ये नहीं स्कीम चला दी, जैसे क्या हुआ गरीबी हटाओ, 1970s में चला, अभी तक गरीबी हट ही रही है, तो ये प्रभावी है कि निष्प्रभावी है, निष्प्रभावी है। तो अगर पॉलिसी आ रही है, गवर्नेंस पैराडाइम कोई चीज एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही है तो उसको इफेक्टिव भी होना चाहिए, उसको प्रभावी भी होना चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट जो है, जो यूएनडीपी बता रही है गुड गवर्नेंस का, वो क्या है, इफेक्टिवनेस, इट शुड बी इफेक्टिव। तीसरा क्या है, इफेक्टिव एफिशिएंसी, एक चीज हो गई। तीसरा है इक्विटेबल। इफेक्टिव एफिशिएंसी आप ऊपर ही लिखेंगे, ठीक है, एक ही चीज है।
तीसरा है एक्विटेबल। अब इंडिया जैसी सोसाइटी क्या है, बहुत डाइवर्स है, बहुत डाइवर्स सोसाइटी है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हमारे यहां बहुत ज्यादा है, कास्ट डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं। ठीक है, कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो हाशिए पे हैं, अभी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, ठीक है, पीवीटीजीज हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, महिलाएं, आदिवासी, ठीक है, इनको सबको साथ लेके चलना है, तभी जो ग्रोथ है वो क्या हो पाएगी, सस्टेनेबल ग्रोथ या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगी। वरना क्या होगी, लॉप साइडेड ग्रोथ होगी। ग्रोथ फॉर फ्यू कहेंगे इसको, ग्रोथ फॉर फ्यू। तो अगर हमको सस्टेनेबल ग्रोथ या सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो उसके लिए गुड गवर्नेंस का एक एस्पेक्ट जो है एक्विटेबल, एक्विटेबल जो है वो होना बहुत, मतलब एक्विटी होनी चाहिए, जो गवर्नेंस है उसमें एक्विटी होनी चाहिए। फिर आर का मतलब रिस्पॉन्सिव, कि मैं जब रिसिपिएंट हूं सरकारी वेलफेयर स्कीम का, सरकार के गवर्नेंस के मिलियू का मैं रिसिपिएंट हूं। अब मैंने आईआरसीटी से टिकट कराया, मेरा पैसा कट गया, मुझे टिकट भी नहीं मिला, तो अगर मैं कंप्लेन करूं तो सरकार को क्या होना चाहिए, प्रोएक्टिवली मेरी जो कंप्लेन है उसको रिड्रेस करना चाहिए, जो मेरा ग्रीवांस है उसको रिड्रेस करना चाहिए। ठीक है, तो सरकार को रिस्पॉन्सिव भी होना पड़ेगा। अगला ट्रेड जो है वो रिस्पॉन्सिव, मतलब गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिव टू द डिमांड्स ऑफ द सिटीजंस, गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिव टू द डिमांड्स ऑफ द सिटीजंस। फिर क्या है, सी, कंसेंसस ओरिएंटेड, कंसेंसस ओरिएंटेड। अब ये लिंक किससे है, पार्टिसिपेटरी से। कंसेंसस ओरिएंटेड मतलब गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हो उस पर कंसेंसस रहना चाहिए। कंसेंसस सिर्फ पार्लियामेंट में कंसेंसस नहीं होना चाहिए, उसका हमको असर दिख गया क्या, सरकार थी, पूर्ण बहुमत था, लेकिन किसान बिल आए, आखिरी में सरकार को पीछे लेना पड़ा। क्या रीजन था इसका, कंसेंसस नहीं बना था। जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स कौन होंगे किसान बिल में, जो किसान है वो होंगे, सिविल सोसाइटी है वो होगी, सरकार भी होगी। सरकार क्या की, जल्दी जल्दी में किसान बिल पास कर दी। अब भले मंशा अच्छी हो सरकार की, लेकिन क्या हुआ, डेमोक्रेसी में कंसेंसस बनाना बहुत जरूरी होता है। तो कंसेंसस ओरिएंटेड गवर्नेंस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक चीज हो गई कंसेंसस जो यूएनडीपी ने डिफाइन। फिर क्या है, पी ए टी, गवर्नेंस हो चुका है ना कुछ लोगों का, तो अगला पी क्या है, हाँ, वही क्लास छूटी है तुम्हारी। पीपल सेंट्रिक। फिर अगला अकाउंटेबल, और चौथा क्या, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। ये 8 कोर प्रिंसिपल्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ने गुड गवर्नेंस को कैरेक्टराइज किया है। जिससे पीपल ओरिएंटेड मतलब हमारे आपके लिए, यहां से कॉन्सेप्ट आ गया गुड गवर्नेंस का। तो आप समझ में आया कि किम जोंग उन के नॉर्थ कोरिया में और नॉर्वे के गुड गवर्नेंस में क्या अंतर है। ये अंतर है, नॉर्वे में ये सारी चीजें हैं, नॉर्थ कोरिया या अफगानिस्तान में ये सारी चीजें नहीं है। इंडिया जो है अग्रसर है, मतलब इंडिया इस ओर मूव कर रहा है। हम माल गवर्नेंस से गवर्नेंस, और गवर्नेंस से आप कहां पे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस की ओर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस। अब अगली चीज जो है वो इवोल्यूशन ऑफ गवर्नेंस पैराडाइम इन इंडिया, कैसे भारत में इवोल्यूशन है वो इवॉल्व किया है, क्या टाइमलाइन रही है। तो प्री इंडिपेंडेंस एरा देख लो, प्री इंडिपेंडेंस एरा में इंडिया जो था वो क्या था, ब्रिटेन की एक कॉलोनी था। उस समय जो गवर्नेंस का मिलियू था, जो तरीका था, वो किस पे फोकस था, पावर कंसोलिडेशन पे। उस समय सिटीजन्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, उस समय हम लोग क्या थे, सब्जेक्ट्स थे। तो हमारे वेलफेयर के लिए तो काम होगा नहीं, किसके वेलफेयर के लिए काम होगा, ब्रिटिश क्राउन के वेलफेयर के लिए, ब्रिटिश रेजिम है उसके वेलफेयर के लिए काम होगा। तो पावर कंसोलिडेशन, apathy towards the citizens, apathy towards the citizens,
सिटीजन्स तो थे ही नहीं, सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो गवर्नेंस उस समय की क्या थी? माल गवर्नेंस थी। गवर्नेंस बैक देन वाज व्हाट? माल गवर्नेंस। प्री इंडिपेंडेंस के बाद हम किस पे आए? 1947 ऑनवर्ड्स आजाद हुए, ठीक है। तो हमारी सरकार आ गई, अब हम सब्जेक्ट से क्या हो गए? सिटीजन्स हो गए। अब फोकस हो गया जो गवर्नेंस का, वो किस पे हो गया? इकोनॉमिक, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसे जल्दी से जल्दी हम आर्थिक विकास करें। इंडिया उस समय क्या था? एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री था, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री था। तो ये था कि भाई लीस्ट डेवलप्ड से कम डेवलपिंग ले जाया जाए। तो हमको इसके लिए क्या चाहिए? रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए। इसीलिए देखो 5 ईयर प्लान्स आए, इसीलिए प्लानिंग कमीशन बनता है। हम एग्रीकल्चर पे फोकस करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करते हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, एचएएल, आईआईटीज, आईएम्स का बनना, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, ये सारे इंस्टीट्यूशंस का हमको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन देखने को मिलता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस सोशल वेलफेयर अब फोकस हो जाता है सरकार का, सोशल वेलफेयर फोकस हो जाता है। लेकिन हम एक चीज कंटिन्यू रखते हैं, वो क्या है? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी वही पुरानी वाली कंटिन्यू रहती है। पहले क्या होते थे? आईसीएस होते थे। अब इनका नोमेनक्लेचर जो है वो चेंज कर दिया जाता है, दोबारा से नामकरण होता है। अब आईएएस, आईपीएस ये आ जाते हैं। लेकिन जो मिल्यू है वो, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हमको देखने को नहीं मिलते, बहुत ज्यादा रिफॉर्म नहीं किया जाता है उसमें। तो उसकी वजह से अब उस समय की जब हम सब्जेक्ट्स थे, तो उस एरा की जो ब्यूरोक्रेसी होगी वो हमारे लिए सेंसिटिव रहेगी ब्रिटिश क्राउन के लिए, ब्रिटिश क्राउन के लिए। तो जो नई ब्यूरोक्रेसी हमको देखने को मिलती है, ठीक है, जो नई ब्यूरोक्रेसी हमको देखने को मिलती है, वो एक तरीके से वेस्टेज ऑफ ब्रिटिश इंडिया ही रहती है। उसमें बहुत मिनिमल रिफॉर्म्स, पीसमील रिफॉर्म्स, टेक्टोनिक रिफॉर्म्स नहीं देखने को मिलते हैं। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट अपैथी, रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, इनसेंसिटिविटी टुवर्ड्स द डिमांड्स ऑफ द इंडियंस, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। रेड टेपिज्म देखने को मिलता है, लाल फीताशाही देखने को मिलती है। तो गवर्नेंस एज अ कॉन्सेप्ट जो है, गवर्नेंस एज अ कॉन्सेप्ट है, वो बहुत स्टैटिक रहता है इस पूरे कालखंड में, 1947 से कब तक? 1991 तक। यही वो समय जब क्या कहा जाता है, लाइसेंस राज या इंस्पेक्टर राज है, वो चल रहा है इंडिया में, ठीक है। तो 1947 के बाद हमको आजादी तो मिल गई, फोकस हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर बढ़ाने पे तो हुआ, लेकिन गवर्नेंस की जो पैराडाइम है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक स्टेटस कोइस्ट एटीट्यूड लेके चली है, स्टेटस कोइस्ट एटीट्यूड लेके चली है। 1991 में क्या होता है? एलपीजी रिफॉर्म्स हम लेके आते हैं। 1991 वी हैव ब्रॉट एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी रिफॉर्म से क्या होता है? निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। अब सरकार का जो रेल्म है इकोनॉमिक अफेयर्स में, वो कम किया जाए, मतलब इस ओर प्रयास होने लगता है, इस ओर प्रयास होने लगता है कि गवर्नमेंट शुड हैव नो बिजनेस इन डूइंग बिजनेस, इस फिलॉसफी पे चला जाए। गवर्नमेंट को इफेक्टिव रेगुलेटर का काम करना है, एक प्रभावी रेगुलेटर का काम करना है। उसको क्या करना है? बस ये देखना है कि भाई चीजें जो है अलग अलग इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं। उसको जरूरत नहीं है कछुआ छाप बनाने की, ठीक है, उसको जरूरत नहीं स्टील बनाने की। अब क्या करना है? प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा स्पेस देनी है, प्राइवेट सेक्टर को स्पेस देनी है, और ये देखना है कि जो मार्केट्स हैं वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। उसका काम ये नहीं है कि खुद प्रोडक्शन करे जाके। यही वो समय है जहां पे हमको डिसइन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। प्राइवेट कंपनियां जो बहुत छोटी छोटी थी 1991 ऑनवर्ड्स जो है वो बहुत बड़ी हो गई। जो अब आप देख रहे हैं अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, गोदरेज ग्रुप कमांडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन द कैपिटल मार्केट, वो क्यों है? क्योंकि हम एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए। तो एलपीजी रिफॉर्म्स की वजह से जो प्राइवेट स्पेस है, फर्म्स हैं, उनका जो वर्चस्व है वो बढ़ता गया धीरे धीरे, ठीक है। वो गवर्नेंस के प्रोसेस में एक एक्टिव स्टेक होल्डर बन के उभरी पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स। तो इंक्रीज्ड प्राइवेट पार्टिसिपेशन, हमको एक चीज देखने को मिलती है, ठीक है। अब गवर्नेंस जो सिर्फ सरकार तक केंद्रित था, अब वो क्या हो रहा है? वो मल्टी स्टेक होल्डर बेस्ड होता जा रहा है,
ठीक है, अब इसमें प्राइवेट मतलब मार्केट फोर्सेस हैं वो भी आने लग रही हैं। सिविल सोसाइटी का जो से है वो भी बढ़ने लग रहा है। सिविल सोसाइटी का जो से है वो भी बढ़ने लग रहा है। कब से? 1991 ऑनवर्ड्स। मल्टी स्टेक होल्डरशिप। और क्या डेवलपमेंट हुए हैं इस पीरियड के आसपास जिसने गवर्नेंस को अफेक्ट किया है, जिसने गवर्नेंस को और डायनेमिक बना दिया है? 1991 के आसपास और क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं ऐसे? थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज इनको क्या मिल जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है। नाउ दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली द थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट। तो 73rd प्लस 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब ये क्या कर रहा है? इंडिया की डेमोक्रेसी को और ज्यादा डायनेमिक बना दे रहा है। हमको थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट पहले से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अब क्या है? अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया है, ग्राम सभा की पावर बढ़ गई है। यही आगे चल के क्या पॉसिबल कर पाया है? सोशल ऑडिट्स, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट्स, इंक्रीज्ड पीपल पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। मनरेगा का फंड है, जो फंड्स आते हैं वो ग्राउंड लेवल पे कौन डिस्चार्ज करता है? अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज हैं वो डिस्चार्ज करती है। सोशल वेलफेयर स्कीम्स को ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करने में ये जो अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज हैं उनका आज के समय में बहुत अहम योगदान है। तो अब समझ में आया कैसे गवर्नेंस है इवॉल्व की है। पहले तो हम सब्जेक्ट्स ही थे, ठीक है, तो जो गवर्नेंस है वो माल गवर्नेंस थी। ब्रिटिश इंडिया की जो सरकार थी वो क्या थी? इट वॉज मार्ड विथ अपैथी, इनसेंसिटिवनेस टुवर्ड्स द इंडियन सब्जेक्ट्स। 1947 में हम आजाद होते हैं, लेकिन हम पुरानी ब्यूरोक्रेसी कंटिन्यू करते हैं, तो उसकी वजह से हमको एक स्टेटस कोइस्ट एटीट्यूड देखने को मिलता है। स्टेटस कोइस्ट एटीट्यूड देखने को मिल रहा है, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है? जो गवर्नेंस है वो गुड गवर्नेंस में चेंज नहीं हो पा रही है। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स हो रहा है, तो इसमें क्या है? सरकार का जो से है ओवरऑल गवर्नेंस के पैराडाइम में वो कम हो रहा है। किसका बढ़ रहा है? मार्केट फोर्सेस का, फर्म्स का, मल्टीनेशनल ट्रांसनेशनल कंपनीज का, सिविल सोसाइटीज का। तुरंत 1-2 साल बाद हमको क्या देखने को मिल जा रहा है? 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें पीपल पार्टिसिपेशन और ज्यादा बढ़ जा रहा है, ठीक है। इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो ये वो समय है जब डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का प्रभाव है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। महबूबुल हक कौन है ये? अमर्त्य सेन, ये दो इकोनॉमिस्ट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एचडीआई निकल रहा है। कौन निकाल रहा है इसको? यूएनडीपी निकाल रहा है। यूएनडीपी क्या निकालता है? एचडीआर निकालता है अर्ली 90s से, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसका एक अपेंडिक्स होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पहले इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स किस पे ज्यादा फोकस करती थी? ग्रोथ पे। लेकिन अब किस पे फोकस करने लगी? डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के बाद से डेवलपमेंट पे, होलिस्टिक डेवलपमेंट, कि बस सैलरी नहीं बढ़नी चाहिए, हेल्थ इंडिकेटर्स, एजुकेशन, ठीक है, ये सारी चीजें भी बेहतर होते रहनी चाहिए। आईएमआर गिरते रहनी चाहिए, एमएमआर जो है वो गिरते रहनी चाहिए, अंडर 5 मोर्टालिटी है वो गिरते रहनी चाहिए, लिटरेसी रेट है वो बढ़ते रहनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ इंटरनेशनल चीजें, साथ ही साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का उदय। दूसरी चीज, ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर का मजबूत होना। हम बात करते हैं ना ग्लोबल कॉमन्स की, ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर, इनका मजबूत होना। यूएनएफसीसीसी का आ जाना, यूएनसीसीडी का आ जाना, सीबीडी का, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का आ जाना, इंडिया का उनका सिग्नेटरी होना, इंडिया को उसको रेटिफाई कर देना। तो वो क्या कर रहा है? अब हम यूएनएफसीसीसी के आर्किटेक्चर के अंडर आ गए, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं, वो उनके जो एस्पेक्ट्स हैं उसके हिसाब से सिंक्रोनाइज करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स में सुना है ना बेसल नॉर्म्स, तो बेसल नॉर्म्स भी क्या है? वो ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर है लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए।
इकोनॉमिक शॉक से बचाने के लिए। BIS है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है। कहां पे है ये? स्विट्जरलैंड में है। क्या है ये? सेंट्रल बैंक्स का सेंट्रल बैंक है एक तरीके का। ये बेसल नॉर्म्स निकालता है। आरबीआई चूंकि BIS की मेंबर है, तो उसको भी बेसल नॉर्म्स अपने यहां लगाने पड़े। 3 बेसल नॉर्म्स आ चुके हैं, तीनों हम इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तो 90s ऑनवर्ड्स हमको क्या देखने को मिल रहा है? एक तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का उदय, दूसरा ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, UNFCCC, बेसल नॉर्म्स, ठीक है। तो कुछ तो आपके घरेलू कारण है, कुछ आपके अंतरराष्ट्रीय कारण है, कुछ इंटरनेशनल कारण है, जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिल रहा है? इंडिया में भी पॉलिसी मिलियू में चेंजेस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो गवर्नेंस है वो क्या होती जा रही है? वो और ज्यादा डायनेमिक होती जा रही है, और ज्यादा आपका डायनेमिक होती जा रही है। फिर कट टू 2014, हमको क्या देखने को मिल रहा है? 2014 में क्या हुआ है? एनडीए गवर्नमेंट आई है, यूपीए चली गई है। उसके बाद फोकस किस पे आ गया है? गुड गवर्नेंस पे मुखर होकर बात की जाने लगी है। अब बात की जाने लगी है डिजिटल इंडिया की। अब बात की जाने लगी है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। अब बात की जाने लगी है डिजिटल इकोनॉमी की। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 की बात की जाने लगी है। इंक्रीज्ड पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो 90s ऑनवर्ड्स हमको क्या देखने को मिला? हम 90s ऑनवर्ड्स डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का उदय हुआ है, तो हम एंटाइटलमेंट अप्रोच से किस ओर मूव कर गए हैं? राइट बेस्ड अप्रोच। ये कब की डेवलपमेंट है? ये 90s की डेवलपमेंट है, लेकिन इसका इफेक्ट हमको 2014 के बाद से देखने को मिल रहा है। एंटाइटलमेंट अप्रोच क्या हो गई? कि हम पैसिव रिसिपिएंट हैं एज अ सिटीजन, कि हाँ सरकार क्या है, मुझे पीडीएस दे रही है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत मुझे चावल दे रही है, आटा दे रही है, मुझे कभी काम दे रही है, ठीक है। लेकिन राइट बेस्ड अप्रोच की ओर हम जब मूव किए हैं, बिकॉज ऑफ एक्टिव सिटीजनरी, एक्टिव सिविल सोसाइटी रिफॉर्म्स, तो हमको क्या देखने को मिला है कि एज अ मैटर ऑफ राइट, एज अ सिटीजन मैं मैटर ऑफ राइट गवर्नमेंट से डिमांड कर रहा हूं कि मुझे मनरेगा के तहत काम चाहिए, ठीक है, मुझे पीडीएस से अनाज चाहिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से अनाज चाहिए। तो ये आपका जो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ एंटाइटलमेंट बेस्ड अप्रोच से राइट बेस्ड अप्रोच, इसने सिटीजन्स को बहुत ज्यादा एम्पावर किया कि अब बात जो होने लगी वो राइट बेस्ड पे होने लगी। मतलब सिटीजन्स अब क्या कहने लगे कि भाई ये तुम्हारी बपौती नहीं है, मैं सिटीजन हूं, एज अ मैटर ऑफ राइट मुझे क्या चाहिए? मनरेगा के तहत जॉब चाहिए, आरटीआई के तहत क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो इसका असर अब हमको 2014 के बाद देखने को मिला है। 2014 ऑनवर्ड्स पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट, आईसीटी का प्रोलिफरेट करना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस के अलग अलग एस्पेक्ट को इंटरनेट ने टच किया। उससे क्या हुआ? गवर्नेंस एज अ प्रोसेस जो है वो डेमोक्रेटाइज हुआ है, आम सिटीजन्स के फिंगर टिप पे। पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। अभी मुझे चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग क्या क्या पॉलिसी निकाल रही है, तो मैं क्या करूंगा? सीधे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की वेबसाइट पे अपने मोबाइल फोन पे जाके एक्सेस कर सकता हूं। वहां मुझे हो सकता है कोई दिखे कि कोई ड्राफ्ट बिल है वो छोड़ रखा है सरकार ने, जो उसकी मंशा है कि 2 महीने 3 महीने बाद पास कराना है लोकसभा से या राज्यसभा से। तो अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं उस पर जाके कमेंट कर सकता हूं, ये गलत है, ये सही है, या ये इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं। तो ये क्या है? ये सब राइट बेस्ड चीजें। पहले ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं थी। तो आईसीटी ने, डिजिटल इंडिया ने, डिजिटल गवर्नेंस ने जो आइडिया ऑफ गवर्नेंस है उसको और ज्यादा डेमोक्रेटाइज किया है, प्लस इस पर्टिकुलर सरकार की क्लेरियन कॉल क्या हो जाती है? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। इसका मतलब क्या है? मिनिमम गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट को लीन बनाओ लेकिन एफिशिएंट बनाओ। मतलब हर जगह सरकारी मुलाजिम दिखने नहीं चाहिए, लेकिन काम होते रहना चाहिए।
ठीक है, तो गवर्नमेंट को लीन बनाओ कि वो लोगों को तंग ना करें, लेकिन वो अपना काम जो है वो एफिशिएंटली करें। और मैक्सिमम गवर्नेंस, गवर्नेंस जो फ्रेमवर्क है, यहां पे गवर्नेंस का मतलब गुड गवर्नेंस हो गया, ठीक है, यहां पे गवर्नेंस का मतलब गुड गवर्नेंस हो गया। गवर्नेंस के फ्रेमवर्क को और रोबस्ट करो, और ज्यादा डायनेमिक करो, और ज्यादा सिटीजन सेंट्रिक करो, इसमें और ज्यादा अकाउंटेबिलिटी लाओ, इसमें और ज्यादा प्रोबिटी लाओ, इसमें और ज्यादा ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता लाओ, ठीक है। तो दिस इज द आइडिया ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। इसके लिए सरकार कई काम कर चुकी है, जैसे मान लो क्वेश्चन आ जा रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, हाउ डू यू थिंक द गवर्नमेंट हैज एफेक्चुएटेड द सेम ऑन ग्राउंड सिंस 2014। तो क्या पॉइंट्स होंगे, ये तो बता दोगे। पहला पार्ट, मिनिमम गवर्नमेंट क्या है, मैक्सिमम गवर्नेंस क्या है, कि सरकार को लीन बनाना है, कि प्राइवेट लोगों के कार्य में ये कम से कम हस्तक्षेप करें, लेकिन फंक्शनिंग जो है, जो एफिशिएंसी है वो और बढ़ानी है। गवर्नेंस का जो फ्रेमवर्क है, गुड गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है, उसको और बढ़ाना है। ये हो गया आपका मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट। लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये सरकार ने क्या खाली बोला है, या सरकार ने सही में कुछ किया है? हाँ, नहीं, ये 2014 की बात हो रही है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम, वो सही कह रही हो, है आरटीआई है, लेकिन आरटीआई 2005 में आ चुका था, ठीक है। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और जीएसटी का आना, और ई टेंडरिंग का बढ़ जाना। पहले कोई चीज अटेस्ट करवानी पड़ती थी तो कहां जाना पड़ता था, किसी गस्टेड अधिकारी के पास, गस्टेड ऑफिसर। अब क्या है, सेल्फ अटेस्टेशन अलाउ कर दिया गया, सेल्फ अटेस्टेशन अलाउ कर दिया गया। फिर क्या है, डिजी लॉकर का आ जाना। डिजी लॉकर जान तो ये सारे आंसर्स में दिखने चाहिए, इससे पता चलेगा यू आर कॉन्टिन्यूअसली रिगरिंग, ठीक है। डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर जिसको कहते हैं, या जीएसटी का आ जाना, या इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का आ जाना, जीएसटी का आ जाना, उसके बाद जीएसटी 2.0, अभी जीएसटी रिफॉर्म्स हमको जो देखने को मिले हैं। और डिसइन्वेस्टमेंट, एक पॉइंट ये भी है, सरकार क्या कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट, कि जो इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे उसमें स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, कि सरकार का जो इक्विटी है वो तो रहे, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स को ट्रांसफर किया जाए। प्राइवेट प्लेयर कोई यूनिट रन करेंगे तो वो ज्यादा एफिशिएंटली रन कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास 3 F's बेटर हैं, 3 F जो चाहिए होते हैं, फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, वो उनके पास बेहतर है। उनके पास बेटर मैनेजरियल टैलेंट है, उनके पास एफिशिएंसी ज्यादा है। तो डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो 1991 से शुरू है, 1991 से शुरू है, लेकिन अभी क्या है, 2014 के बाद हम क्या लेके आ गए हैं, डिसइन्वेस्टमेंट जो है उसको और ज्यादा वॉर फुटिंग पे बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो पोस्ट 2014 हमको क्या देखने को मिल रहा है, ई गवर्नेंस पे ज्यादा जोर। डिजिटल इंडिया लॉन्च किया गया। डिजिटल इंडिया क्या है, सरकार का इनिशिएटिव है इंडिया को डिजिटल बेस्ड इकोनॉमी बनाने का, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाने का। IR 4.0, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 को प्रोपेल करने का। IR 4.0 क्या है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0। पुराने जो 3 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो किस पे हुआ है, कोयले पे, बिजली पे, ठीक है, आपका असेंबली लाइन का आ जाना, ठीक है, स्टीम से शुरू हुआ था, स्टीम इंजन से शुरू हुआ था। अब कहा जा रहा है IR 4.0 है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग पे उतना फोकस नहीं रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग पे भी फोकस रहेगा, बट दिस वुड प्राइमरीली बी ड्रिवन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। इसके लिए आपके लिए क्या जरूरी है कि आप अपना गवर्नेंस का जो मिलियू है उसको जल्दी से जल्दी डिजिटाइज करिए, जल्दी से जल्दी आप डिजिटाइज करिए। तो IR 4, अगर AI की पैराडाइम को, मशीन लर्निंग के पैराडाइम को आपको एग्जीक्यूट करना है ग्राउंड लेवल पे, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंडिया के जो प्रोसेसेस हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उनकी जो फंक्शनिंग है उसको डिजिटाइज करना पड़ेगा। नहीं यही बात समझ में। अभी जैसे चालान है, पहले चालान क्या होता था, पुलिस वाला रोकता था और वो क्या करता था, चालान काटेगा, फिर थोड़ा रुक जाएगा, देखेगा आप 100-200 की पत्ती दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, तो आपको जाने देता था। अभी क्या है, ICT का यूज करके फोटोग्राफ खिंच जाती है कि आपने रेड लाइट जंप की, आपके पास हेलमेट नहीं था, घर आ गया। तो इससे क्या हुआ, इससे गवर्नेंस जो है वो गुड गवर्नेंस में चेंज हुआ, ठीक है। जो करप्शन का 100-200 रुपए जा रहा था वो नहीं गया,
जो रूल बेस्ड फाइन है वो सरकार को मिल गया, उसके कॉफर में चला गया, और आप भी क्या कर रहे हैं, अब नेक्स्ट टाइम आप हेलमेट पहन के निकलेंगे। तो इससे क्या होता है, जो एक वर्चुअस विशियस साइकिल ऑफ गवर्नेंस है वो किस में चेंज हो जाती है, वर्चुअस साइकिल ऑफ गवर्नेंस में चेंज हो जाती है। तो दिस इज द आइडिया ऑफ गवर्नेंस, माल गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। क्या क्या चैलेंजेस हैं इसके, व्हाट आर द चैलेंजेस इन द वे ऑफ गुड गवर्नेंस। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं पॉलिटिकल, जो पॉलिटिकल क्लास है हमारा वो कैसा है, बहुत रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वहां हमको अब्यूज ऑफ पावर देखने को मिलती है, माई बाप कल्चर, ठीक है। दूसरा क्या, डिस्क्रिशनरी पावर का एक्सरसाइज, डिस्क्रिशनरी पावर का एक्सरसाइज। अभी आपने देखा है खनन चल रहा था कहां पे, महाराष्ट्र में, देखिए वो न्यूज, एएसपी रैंक की एक महिला अधिकारी थी, सीधे डिप्टी सीएम का कॉल आ जाता है, तो वो क्या है, अब्यूज ऑफ पावर। तो गुड गवर्नेंस की राह में सबसे बड़ा रोड़ा तो पॉलिटिकल क्लास है हमारा, अच्छा काम करने जाओ तो ऊपर से कॉल आ जाता है। दूसरा क्या, यूज ऑफ डिस्क्रेशनरी पावर, यूज ऑफ डिस्क्रेशनरी पावर। तीसरा, क्रिमिनलाइजेशन बहुत हो चुकी है, पॉलिटिक्स की क्रिमिनलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, याद है ये गैंग्स ऑफ वसेपुर, ठीक है, या गंगा जल में कौन, उधर रामाधीर सिंह थे, इधर कौन है, साधु यादव, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। हर स्टेट में आपको क्रिमिनल और पॉलिटिशियंस का एक अनहोली नेक्सस देखने को मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस है वो क्या होगी, वो आपकी चरमरा जाएगी। तो एक हो गया पॉलिटिकल, दूसरा है जुडिशियल। हमारी जो जुडिशरी है, हमारी जो जुडिशरी है वहां पे बैकलॉग बहुत है केसेस का, बैकलॉग बहुत है केसेस का, मतलब पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाइए, चाहे हाई कोर्ट इलाहाबाद या लखनऊ में चले जाइए, या सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, सारे कोर्ट्स बहुत ज्यादा ओवरबर्डन्ड हैं विद पेंडेंसी ऑफ केसेस। सनी देओल का डायलॉग याद है, तारीख पे तारीख, तो क्या है, वो प्राइमरीली यही दर्शाता है कि दिस ह्यूज बैकलॉग, ह्यूज जुडिशियल बैकलॉग्स एट ऑल लेवल्स ऑफ जुडिशरी, बी इट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और द सुप्रीम कोर्ट। साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी नहीं है जजेस की, अकाउंटेबिलिटी जो है वो नहीं है जजेस की। इंडिपेंडेंट इंडिया में एक भी जज को रिमूव नहीं किया गया पार्लियामेंट द्वारा, ये पता है ना आप सबको। तीसरा हो गया क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव, मंगीराम, दरोगा मंगीराम, गंगा जल, गवर्नमेंट अपैथी, मिसयूज ऑफ पावर, अब्यूज ऑफ पावर, ठीक है, अपैथी, बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन है पावर का, बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन है। फिर इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, हम अभी भी क्या है, हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, तो हमेशा हमारे पास फंड्स की शॉर्टेज, हमेशा हमारे पास फंड्स की शॉर्टेज रहेगी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ठीक है, कि हमारे पास फंड्स की शॉर्टेज है, हम उतना रेवेन्यू रियलाइजेशन जो है हमारा वो बहुत कम है, उतना टैक्स हम मोबिलाइज नहीं कर पाते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स से जो रेवेन्यू हम मोबिलाइज करते हैं दैट इज नॉट गुड इनफ टू कीप अ पेस इंडियाज डेवलपमेंट पैराडाइम टू विकसित भारत 2047, ठीक है। इसके बाद आपका मिस एलोकेशन ऑफ फंड्स है, करप्शन केसेस हैं, पुल बनाने के लिए आपका 500 करोड़ रुपए पास हुआ, लगा कितना 300 करोड़, 200 करोड़ कहां गया, अधिकारी, ठेकेदार और नेता के पास, ठीक है। तो फंड्स की कमी है, और वो उसी कमी के मतलब उसी फंड्स की कमी में हमको क्या देखने को मिल रहा है, ड्रेनेज देखने को मिल रहा है फंड्स का, कि मतलब उसको कुछ लोग अपोर्शन कर ले रहे हैं अपने पर्सनल वेल्थ के लिए, ठीक है। तो पुअर प्लानिंग, करप्शन, पुअर प्लानिंग प्लस करप्शन, ठीक है, ये मेजर इकोनॉमिक चैलेंज है, ये आपका मेजर इकोनॉमिक चैलेंज है, ठीक है। कुछ भी हो, हमको माल गवर्नेंस से किस ओर मूव करना है, गुड गवर्नेंस,
माल गवर्नेंस हमको गुड गवर्नेंस की ओर मूव करना है, और गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे इंक्रीमेंटल चेंजेस कर रही है और खुद से भी आ रहे हैं, मतलब ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर की वजह से भी आ रहे हैं, सरकार भी कुछ स्टेप्स ले रही है, प्लस सिविल सोसाइटी है वो भी इवॉल्व कर रही है। मतलब एज अ क्लास ऑफ सिटीजनरी हम पिछले जनरेशन से ज्यादा इवॉल्व है, मतलब हमको अपने राइट्स ज्यादा बेहतर पता है विजेवी द अर्लियर जनरेशन। ठीक है, तो एक्टिव सिटीजनरी की वजह से जो स्टेक होल्डरशिप है गवर्नेंस में सिटीजन्स की, वो भी आपकी बढ़ती गई है। उसका कई आयाम जो है हमको पिछले 20 साल में देखने को मिला है। 2005 में हम क्या लेके आते हैं, आरटीआई। अभी हमने बात की थी किसकी, हम एंटाइटलमेंट अप्रोच से राइट बेस्ड अप्रोच पे आए हैं कि राइट बेस्ड चीजें, जब से हमने अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच मॉडल अपनाया है यूपीए 1 के एरा से, तब से हमको क्या देखने को मिला है कि इंडिया का जो गवर्नेंस मिल्यू है वो धीरे धीरे राइट बेस्ड अप्रोच पे जा रहा है। तो इस पावरफुल मूवमेंट का एक बहुत पावरफुल टूल हमको क्या मिलता है 2005 में, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, हमारे आपके डिस्पोजल पे गवर्नमेंट के जो इंफॉर्मेशन है वो लेके आ रहा है। पहले गवर्नमेंट सीक्रेसी में काम करती थी, लेकिन अब क्या है, आरटीआई के माध्यम से मैं जान सकता हूं कि ये फलाना जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या आपका कोई नेता है वो कितना डीजल जला रहा है, उसने अपने एमपी कोटा के तहत कितनी बार ट्रेन टिकट्स कराई हैं पिछले 3 महीने में। ये सारी चीजें कहां से पॉसिबल हो पाई हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। अभी हमने क्या देखा था, यूएनडीपी में 8 कोर प्रिंसिपल में एक चीज क्या थी, ट्रांसपेरेंसी थी। तो आरटीआई क्या कर रहा है, उसको एनफोर्स कर रहा है। और क्या क्या चीजें की गई हैं स्टार्टिंग 2000, सिटीजन चार्टर हम लेके आए हैं, 90s में लेके आए ये। 1991 में पहली बार यूके में सिटीजन चार्टर आता है और इंडिया में इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है 1997 में। सिटीजन चार्टर है क्या, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन, जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक चार्टर बनाती है कि ये सुविधाएं हम अपने जो ग्राहक हैं उनको देंगे, और अगर उनको कुछ दिक्कतें हैं तो वो कैसे दिक्कतें क्योर करेंगे वो भी उसी चार्टर में लिखा रहता है। तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाते हैं या रेलवे के काउंटर पे जाते हैं तो आपको देखने को मिलता होगा सामने एक सिटीजन चार्टर टंगा रहता है। तो सिटीजन चार्टर एक तरीके का एक स्टेटमेंट है जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन आम पब्लिक को देती है कि भाई ये चीजें हैं जो हम आपके लिए करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो दिस इज सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर का जो कॉन्सेप्ट है ये गुड गवर्नेंस को एडवांस करने के लिए कहां लाया गया था, यूके में पहली बार लाया गया था 1991 में। इंडिया में ये चीज कब से अपना ली गई है, 1997 से अपना ली गई है। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री गवर्न करती है सिटीजन चार्टर को, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। ठीक है, और बताओ इससे उत्तम मॉडल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, जितेंद्र सिंह वाली। सेवोत्तम मॉडल क्या है, बेसिकली सेवा प्लस उत्तम। ये सिटीजन चार्टर का ही एक तरीके से एक्सटेंशन है। सिटीजन चार्टर कब आई थी, 1997 में आई थी। सेवोत्तम मॉडल 2009 में आया है। सेवोत्तम मॉडल क्या किया, सिटीजन चार्टर को यूज करके उसने कुछ वैल्यूज और ऐड कर दिया, कुछ चीजें और ऐड कर दिया कि सिटीजन चार्टर तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ पब्लिक का ग्रीवांस, मतलब ये 3 पिलर्स पे बेस्ड है। पब्लिक के जो ग्रीवांस हैं उनका रिड्रेसल कैसे होगा, और साथ ही साथ जो सर्विस डिलीवरी है उसको कैसे हम और प्रभावी बनाएंगे। सिटीजन चार्टर पहले से था। सेवोत्तम मॉडल 2009 में आता है, 7 नहीं 9 में आता है, जिसके 3 कोर प्रिंसिपल रहते हैं। एक तो सिटीजन चार्टर पे फोकस, दूसरा क्या है, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल, मतलब आम पब्लिक की जो शिकायत है उसका निवारण कैसे होगा। तीसरा क्या है, सर्विस जो है जो डिलीवर कर रहे हैं, जैसे रेलवे अपनी रेलवे की सर्विस दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी विभाग है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन की सर्विस दे रहा है। सर्विस डिलीवरी को कैसे और ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, कैसे इफेक्टिव बनाया जाए। तो सेवोत्तम मॉडल किसने वो अडॉप्ट किया शुरुआती दिनों में, जब 2009 में आया है तो इंडियन रेलवेज ने इसको अडॉप्ट किया। दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, मतलब इन लोगों ने। उसके बाद हमको देखने को मिला विभिन्न मंत्रालय ये सेवोत्तम मॉडल को है वो अडॉप्ट कर लिए।
उसके अलावा अब हमको एसआईए देखने को मिल रहा है। सरकार सोशल ऑडिट पे बहुत जोर दे रही है, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट पे बहुत जोर दे रही है, ईआईए पे बहुत जोर दे रही है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। एसआईए, ईआईए, ये क्या है? अब जैसे मान लो ये शहीद पथ बना, तो पहले ऐसे ही बन जाता तो वहां पे पहले कुछ गांव रहते होंगे, उनको विस्थापित किया जाता होगा गांव वालों को, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं की जाती थी। तो दिस इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर कोई प्रोजेक्ट, कोई लाइन प्रोजेक्ट, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसका एनवायरमेंट पे क्या असर है और वहां के समाज पे, वहां की सोसाइटी पे क्या असर है, आपको ये सारी चीजें असेस करनी पड़ेंगी, गेज करनी पड़ेंगी। तो ये सारी टूल्स भी हम अब लेके आ गए हैं। अब कोई भी प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई डैम बनना है, कोई पुल बनना है या एक्सप्रेस पे निकलना है, तो उसका आपका डीपीआर बनता है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिव्यू, और उसमें आपका एसआईए भी होता है और एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है। ये सारी चीजें भी फैक्टर इन की जाती हैं। फिर अभी देखो 2020 में हम क्या लेके आए? मिशन कर्मयोगी लेके आए। सुना है ये? मिशन कर्मयोगी क्या है? क्या? कैपेसिटी बिल्डिंग। किसकी कैपेसिटी बिल्डिंग? सिविल सर्वेंट्स की। कि अब देखो, अब जो चीजें हैं बहुत, जैसे 1960s में और 1980s में आईएएस अधिकारी ऑपरेट कर रहा था, तो उसको बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देखने को नहीं मिले थे। ठीक है, वो तब भी तार भेजता था, 1980s में तार भेजता था। लेकिन अभी क्या है, जो 1990s में जो अधिकारी इंडक्ट हुए हैं या लेट 90s में, उन्होंने क्या देखा है? टेलीफोन भी देखा है, फैक्स भी देखा है, पेजर भी देखा है, ठीक है, मोबाइल फोन्स भी देखे हैं, इंटरनेट भी देखा है। तो अब क्या है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बहुत तेजी से हो रहा है। ये तो टेक्नोलॉजी हो गई। फिर क्या है, ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर भी बहुत तेजी से हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऐसे मिलयूज आ गए हैं। सिविल सोसाइटी और ज्यादा सशक्त होते जा रही है, स्ट्रांग होते जा रही है। मीडिया का जो रोल है वो भी बढ़ता जा रहा है, एनजीओ का, एसएचजी का जो रोल है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो अब का जो सिविल सर्वेंट है वो 1960-70s के ब्यूरोक्रेट या सिविल सर्वेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। उसको अपनी फंक्शनिंग में चेंजेस करने पड़ेंगे, उसको तुरंत तुरंत चीजें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए क्या है, मिड टर्म ट्रेनिंग जो है वो बहुत जरूरी हो जाती है। लबासना जाके बीच बीच में ट्रेनिंग मॉड्यूल्स लेना, एआई को लेके, ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें अपने पैराडाइम में अगर एडॉप्ट करनी है तो आपको लिटरल ट्रेनिंग्स करनी पड़ेंगी, मिड टर्म ट्रेनिंग्स करनी पड़ेंगी। तो मिशन कर्मयोगी भारत सरकार ने शुरू किया 2020 में, जिससे कंटिन्यूअसली जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्ड की जाए कि वो इररेलेवेंट ना हो, मतलब फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में ये इररेलेवेंट ना हो। तो ये सारे कुछ चेंजेस हमको देखने को मिले हैं, जिससे हम तत्पर हैं, हम माल गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस की ओर मूव करें। आई बात समझ में? तो ये सारी क्या है, स्लो पेस चीजें हैं, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी, आपके पास पैसे, मतलब इंडिया डेवलपिंग से डेवलप की ओर बढ़ती जाएगी, ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर और मजबूत हो जाएंगे, एज अ सिटीजनरी, एज अ सिटीजन ग्रुप हम और ज्यादा मजबूत होते जाएंगे, अपने जो राइट्स हैं उनको अच्छे से समझ पाएंगे, तो हम देखेंगे कि हम गुड गवर्नेंस की ओर और तेजी से मूव करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लो।
तकनीकी और अन्य परिवर्तनों ने भारत में शासन परिदृश्य को तेजी से प्रभावित किया है, विश्लेषण करें। सुशासन की दिशा में हमारी यात्रा में अब भी क्या कमियां हैं, मौजूदा कमियों को दूर करने के उपाय सुझाएं। Technological and other changes have fast-paced the governance landscape in India. Analyze what are the remaining gaps in our journey towards good governance. Suggest measures to rectify the existing wrongs. अब इसमें जितने एग्जाम्पल डाल सकते हो, खाली कॉन्सेप्ट्स नहीं एक्सप्लेन करने, एग्जाम्पल्स। जैसे हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स डाल रहे थे ना, मिशन कर्मयोगी डिस्कस किया, डीबीटी, जैम ट्रिनिटी, ठीक है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये सारी चीजें आपके आंसर्स में दिखते रहनी चाहिए, ठीक है। नंबर इसी के मिलते हैं। जो 4 नंबर से आप 5.5 नंबर पे ट्रांजेंट करेंगे वो इन्हीं एग्जाम्पल्स की वजह से करेंगे।